चलो अच्छा देखो, आज का जो टॉपिक है अपना वो है मैग्नेटिक इंटेंसिटी। तो हेडिंग डालेंगे सभी बच्चे, मैग्नेटिक इंटेंसिटी। ठीक है, क्या है? मैग्नेटिक इंटेंसिटी। टॉपिक का नाम क्या है बेटा? मैग्नेटिक इंटेंसिटी। ठीक है, इसको हम लोग मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी, इस नाम से भी हम लोग इसको जानते हैं। ठीक है, अब जरा इस बात को ध्यान से गौर करिएगा आप लोग इस टॉपिक पे। तो टॉपिक का नेम है मैग्नेटिक इंटेंसिटी यानी मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी। आपको याद होगा कि हम एक कंडक्टर लेते थे यानी एक सब्सटेंस, एक मैटर, जिसके अंदर खूब सारे छोटे छोटे एटॉमिक डाइपोल्स होते थे और वो डाइपोल्स एक ही डायरेक्शन में कब अलाइन होते थे? जब बाहर से हम लोग एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करते थे। जब बाहर से हम लोग एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करते थे, जो ये एक्सटर्नल फील्ड हम अप्लाई कर रहे हैं ना, इसी को मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। इंटेंसिटी का मतलब पहले सभी बच्चों को पता है? नहीं, इंटेंसिटी का मतलब मैनू नहीं पता। इंटेंसिटी का मतलब है स्ट्रेंथ। मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या है? जितनी ज्यादा स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा इंटेंसिटी, जितनी कम स्ट्रेंथ उतनी कम इंटेंसिटी। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये बताओ, अभी ये सारी चीजें बंद कर दें, तीनों चारों लाइट, ये लाइट, ये लाइट, ये लाइट, तो और वो लाइट केवल जल रही हो, तो उसकी इंटेंसिटी इन तीनों के कंपैरिजन में क्या है? कम है। इनकी इंटेंसिटी ज्यादा है। अब समझ रहे हो ना क्यों ज्यादा है? क्योंकि यहां से रेज ज्यादा आ रही हैं, तो इसकी इंटेंसिटी क्या हुई? ज्यादा हुई। तो जैसे मान लो एक मैटर है, उसको मुझे मैग्नेटाइज करना है। मैग्नेटाइज मतलब समझ रहे हो ना, उसके सारे एटॉमिक डाइपोल्स को एक ही डायरेक्शन में अलाइन करना है। तो अलाइन करने के लिए क्या करना पड़ेगा? बाहर से मैग्नेटिक फील्ड देनी पड़ेगी। क्या देनी पड़ेगी? बाहर से मैग्नेटिक फील्ड दोगे। तो जितनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड दोगे बाहर से, उतना ज्यादा मैग्नेटाइजेशन होगा। तो मैग्नेटाइजेशन को किससे रिप्रेजेंटेट करते हैं? आई से। तो मैग्नेटाइजेशन किसी बॉडी का कितना होगा वो किस पे डिपेंड करता है? मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी यानी एक्सटर्नल फील्ड इंटेंसिटी। ये दो चीजों, दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। कितने फैक्टर्स? इस कोई मैटर कितना मैग्नेटाइज होगा या कितना मैग्नेटाइज नहीं होगा, वो कितने फैक्टर्स पे डिपेंड करता है? दो फैक्टर्स पे। समझ में आई बात? पहली चीज तो ये समझ में आ गई होगी, नहीं आई? अच्छा, सिंपल सी बात बताते हैं। आपके अंदर उतना ही नॉलेज आएगा ना जितना हम देंगे। नहीं समझे? पूरा आएगा? पूरा नहीं आता ना। हम नॉलेज अगर दे रहे हैं तुमको 70%, तो तुम कितना गेन करते हो? 40%, 50%, कोई 60%, कोई 20%, है ना? तो सबका मैग्नेटाइजेशन होने का अलग अलग है, क्योंकि सब बच्चे अलग अलग हैं। इसी तरह मैटर भी अलग अलग होते हैं, मैग्नेटाइजेशन सबका अलग अलग होगा, है ना? हम अपनी इंटेंसिटी बढ़ा दें मैग्नेटाइजेशन की, हम 70% से 100% नॉलेज अब दे रहे हैं तुम्हें। क्या दे रहे हैं? तो जो बच्चा 20% गेन मैग्नेटाइज हो रहा था वो 30-40 होगा, जो 40 हो रहा था वो 50-60 होगा, जो 60 हो रहा था वो 70-80 होगा। अब कुछ समझ में आ रहा है? तो सेम इसी प्रकार से ये मैटर उतना ही मैग्नेटाइज होगा जितना बाहर से मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी प्रोवाइड करोगे। समझ में आई बात? तो यहां पे कितने फैक्टर्स हैं? अंदर कितनी मैग्नेटिक फील्ड है वो किस पे डिपेंड करती है? दो फैक्टर्स पर, एक एक्सटर्नल फैक्टर, एक इंटरनल फैक्टर। तो इस मैग्नेटिक इंटेंसिटी को किससे रिप्रेजेंटेट करते हैं? एच से। और जो अंदर मैग्नेटाइजेशन हो रहा है उसको किससे रिप्रेजेंटेट करते हैं? आई से। याद आया? अभी पिछले वाले में ही तो बताया था अंदर मैग्नेटाइजेशन हो रहा है,
तो मैग्नेटाइजेशन को आई से रिप्रेजेंटेट कर रहे थे और मैग्नेटिक इंटेंसिटी को एच से। कितने बच्चों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि बाहर से जितनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड दोगे उतना ज्यादा ये मैग्नेटाइज्ड होगा, बाहर से जितनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड दोगे उतना ही ये मैग्नेटाइज्ड होगा। समझ में आई बात? अच्छा, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ मैटर। तो मैटर के अंदर जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है वो किस पे डिपेंड कर रही है? इज ड्यू टू टू फैक्टर्स। किनकी वजह से है? दो फैक्टर्स की वजह से। कौन? कितने फैक्टर्स? जो नेट मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ मैटर, इस मैटर के अंदर नेट मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो दो फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं। पहला, इंटरनल फैक्टर। ठीक है। इंटरनल फैक्टर क्या होता है? ड्यू टू अलाइनमेंट ऑफ डाइपोल, लिख लीजिए, ड्यू टू अलाइनमेंट ऑफ डाइपोल इन सेम डायरेक्शन, some magnetization occur. Some magnetization occur, यानी आई। क्या होगा बेटा? अंदर जितने भी एटॉमिक डाइपोल्स हैं वो सारे के सारे जब एक ही डायरेक्शन में अलाइन होंगे तो उसकी वजह से मैटर के अंदर क्या होगा? मैग्नेटाइजेशन होगा। तो ये कौन सा फैक्टर है? मैटर के अंदर वाला फैक्टर, इंटरनल फैक्टर। कौन सा फैक्टर है? इंटरनल फैक्टर। सेकंड कौन सा फैक्टर आता है? एक्सटर्नल फैक्टर। एक्सटर्नल फैक्टर कौन सा फैक्टर? लाइक करंट कॉइल, लाइक करंट कॉइल और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, लाइक करंट कॉइल और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक इंटेंसिटी, इसको क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक इंटेंसिटी यानी एच। क्या बोलेंगे बेटा? एच, मैग्नेटिक इंटेंसिटी। अब ध्यान से सुनना, एक्सटर्नल फैक्टर क्या है? अच्छा, इस मैटर को किसी करंट कैरिंग लूप में रख दो तब भी तो ये मैग्नेटाइज होगा? नहीं होगा। सोलेनॉइड याद है? ध्यान से सुनना, ये सोलेनॉइड है, करंट कैरिंग लूप, इसके अंदर ये लोहे का पेन हमने रख दिया, तो इस लोहे के पेन के अंदर जितने भी एटॉमिक डाइपोल है वो सब एक ही डायरेक्शन में लाइन हो जाएंगे। क्या ये मैग्नेटाइज हो जाएगा? हो जाएगा ना। बचपन में तुमने एक एक्सपेरिमेंट जरूर किया होगा, अगर टीचर ने साइंस एक्सपेरिमेंट कराए होंगे तो एक लोहे की कील लेते हैं, उस पर कॉपर का तार लपेटते हैं, फिर तार छील के उसमें बैटरी कनेक्ट करते हैं, तो ये लोहे की कील क्या बन जाती थी? मैग्नेट। याद आया कि नहीं आया? और उसके पास फिर लोहे की चीज कोई ले जाओ चिपकने लगती थी, वो ये कील क्या बन जाती थी? चिपकती है। होता है एक्सपेरिमेंट। तो क्यों नहीं चिपकती थी पता है? मैं रीजन बताता हूं, मैंने भी किया था। और दिक्कत कहां आई थी पता है? तार तो मैंने लपेट दिया लोहे की कील पर, ध्यान से सुनना, एक कोना इधर निकला, एक कोना इधर निकला, और इन दोनों कोने को हम लगा रहे थे बैटरी से, लेकिन उस तार को मैंने छीला नहीं। कॉपर के तार पे के ऊपर भी एक कोटिंग होती है पतली सी, उसके ऊपर भी एक कोटिंग होती है पतली सी। नहीं समझे? रुको दिखाते हैं। यही तो दिक्कत थी, इसीलिए तो नहीं आया हुआ। 1 मिनट। देखना अभी है। ये जो तुमको कॉपर का तार दिख रहा है, ये तुमको क्या दिख रहा है? कॉपर का तार पूरा ऐसे ही है,
इसके ऊपर भी कोटिंग है, ये जो चमक रहा है ना, कोटिंग है इसके ऊपर। और हम लोग को लगता है कोटिंग नहीं, डायरेक्टली अटैच कर दो, ये कोटिंग है इसके ऊपर, और इसको हम लोग छीलते नहीं थे। याद कर लो जरा, दिमाग पे जोर डालो। जब करंट ही नहीं पास होगा तो फिर कहां से मैग्नेट बनेगा? कहां मारता है? यही सेम तार इसके अंदर पास पास में लिपटे हुए हैं। क्या शॉर्ट सर्किट हो रहा है क्या? ऐसे ही लिपटे हुए हैं इसके अंदर पास पास में। क्यों नहीं हो रहा शॉर्ट सर्किट? बताओ क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि कोटिंग है ऊपर, इसलिए शॉर्ट सर्किट नहीं हो रहा। हाँ, इंसुलेटेड कोटिंग है प्लास्टिक की। ये कॉपर वायर के ऊपर ये कोटिंग अलग है प्लास्टिक की, इसके पतले पतले जो होते हैं इनके ऊपर भी कोटिंग होती है, तभी तो वो शॉर्ट सर्किट नहीं कर रहे हैं। समझ में आया या नहीं आया? चलो, तो अच्छा एक चीज समझो पहले, जो ये जो मैटर है, ये मैग्नेटाइजेशन किसकी वजह से, अंदर मैग्नेटाइजेशन क्यों हो रहा है? क्योंकि सारे एटॉमिक डाइपोल एक डायरेक्शन में अलाइन हो रहे हैं। अंदर की बात मैं कर रहा हूं, इसके अंदर की, ठीक है? बहुत गहरी बात है, बहुत अंदर की बात है, ध्यान से सुनना। तो ड्यू टू अलाइनमेंट ऑफ डाइपोल, सारे डाइपोल एक ही डायरेक्शन में अलाइन होने की वजह से क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? मैग्नेटाइजेशन। तो पहला फैक्टर मैग्नेटाइजेशन किसकी वजह से हो रहा है? एटॉमिक डाइपोल के अलाइन होने की वजह से। एक्सटर्नल फैक्टर क्या है? ये एटॉमिक डाइपोल किसकी वजह से अलाइन हो रहे हैं? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। किसकी वजह से? मैग्नेटिक फील्ड। तो सर्कुलर करंट कॉइल ले लो, या एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वही मैग्नेटिक इंटेंसिटी कहलाएगी। बाहर से तुम जितनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड इसको दोगे, उतना ज्यादा एटॉमिक डाइपोल एक ही डायरेक्शन में अलाइन होंगे और मैग्नेटाइजेशन उतना ज्यादा अकर होगा। तो अगर किसी मैग्नेट को तुम जितना पावरफुल मैग्नेट बनाना चाहते हो, उसमें करंट, यानी करंट या तो ज्यादा पास करो या मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा पास करो, यानी मैग्नेटिक इंटेंसिटी जितनी ज्यादा, मैग्नेटाइजेशन उतना ज्यादा। मैग्नेटिक इंटेंसिटी कम, मैग्नेटाइजेशन कम। अब ये सारी लाइट हटा के हम 0 वॉट का बल्ब लगा दें, दिखेगा? इंटेंसिटी लाइट की क्या हो गई? कम। तो दिखना भी क्या हो गया? कम। इंटेंसिटी लाइट की बढ़ गई, दिखना। अब समझ में आया? इसी तरह से इसमें भी है, मैटर में भी इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? इंटेंसिटी पे। अब ध्यान से समझना, ओ भैया जरा इधर ध्यान से सुनना। तो इसमें जो नेट मैग्नेटिक फील्ड बन रही है, क्या बन रही बेटा? नेट मैग्नेटिक फील्ड। अब ये मैग्नेट बन जाएगा ना जब इसमें बाहर मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करोगे, मैग्नेटाइज हो जाएगा। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से मिलेगी? इंटरनल फैक्टर की वजह से, यानी मैग्नेटाइजेशन की वजह से, प्लस मैग्नेटिक इंटेंसिटी की वजह से। जितना ज्यादा मैग्नेटिक इंटेंसिटी होगी उतना ज्यादा मैग्नेटाइजेशन होगा, और उतनी ही ज्यादा तुम्हें क्या मिलेगी? मैग्नेटिक फील्ड। नहीं समझे? नहीं समझे? ये तुम्हारा लोहा है, यहां से एक मैग्नेटिक फील्ड गई, दूसरी मैग्नेटिक फील्ड गई, तो मैग्नेटाइजेशन क्या होगा? ये एक मैटर है, एक ये मैटर है, यहां से 3 मैग्नेटिक फील्ड जा रही, यहां से बहुत सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रही हैं। तो बताओ मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटिक इंटेंसिटी किसकी ज्यादा है? ये वाले की। बाहर देखो मैग्नेटिक इंटेंसिटी ज्यादा है ना, ये जो बाहर मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रही है, ज्यादा है कम? ज्यादा है। तो मतलब यहाँ H ज्यादा है, यहाँ H कम है, मैग्नेटिक इंटेंसिटी कम है। तो यहाँ पे I क्या होगा? मैग्नेटाइजेशन कम होगा, यहाँ पे मैग्नेटाइजेशन ज्यादा होगा। तो ज्यादा मैग्नेटाइजेशन तो ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से मिल रही है? मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक इंटेंसिटी और मैग्नेटाइजेशन की वजह से नेट मैग्नेटिक फील्ड हमें मिल रही है। नहीं समझे? आया? हमें नेट मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से मिल रही है? किसकी वजह से? मैग्नेटाइजेशन प्लस मैग्नेटिक इंटेंसिटी की वजह से नेट मैग्नेटिक फील्ड मिल रही है। ठीक है? ये बात अगर समझ में नहीं है तो आगे कुछ चीजें समझ में फिर नहीं आएगी। तो अगर ये वाली चीज ना समझ में आई हो तो फिर से पूछ लेना, ना आई हो तो बताओ, मैं फिर बता दूं। फिर से बता दें? क्यों? आ गई? तो बताओ,
इस मैटर में ये जो टुकड़ा मैंने रखा है इसमें नेट मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से होती है? इंटरनल फैक्टर प्लस एक्सटर्नल फैक्टर। एक्सटर्नल फैक्टर क्या है? मैग्नेटिक इंटेंसिटी H। इंटरनल फैक्टर क्या है? I। इन दोनों की वजह से क्या मिलेगा? नेट मैग्नेटिक फील्ड। आयरन की वजह से, वो टुकड़े पर नेट मैग्नेटिक फील्ड इन दोनों की वजह से मिलेगा। अब अगर तुम इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाते हो तो नेट इज इक्वल टू, यहां कांस्टेंट लगता है आपको याद होगा, तो म्यू नॉट इन ब्रैकेट I प्लस H। तो म्यू नॉट क्या है? परमिएबिलिटी। क्या है? परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। हमको लगा रिकॉर्डिंग बंद कर चुके थे, अभी ऑन ही नहीं किया। ठीक है, तो बताओ नेट मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से मिल रही है? इस मैटर में नेट मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से मिल रही है? दो फैक्टर्स की वजह से। एक तो मैग्नेटिक इंटेंसिटी की वजह से, एक मैग्नेटाइजेशन की वजह से। इन दोनों की वजह से क्या मिल रही है? नेट मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर हुआ? और यहां क्या है? म्यू नॉट, परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। अब समझ में आ गया इतना या नहीं आया? और म्यू नॉट की वैल्यू तो सभी बच्चों को पता होगी। म्यू नॉट की वैल्यू पता है? 4 पाई इंटू 10 की पावर -7। याद आया है नहीं? नोट कर लीजिए इतना। तो बेटा जो नेट मैग्नेटिक फील्ड हमको मिलती है, एक बात ध्यान से सुन लेना, जो नेट मैग्नेटिक फील्ड हमको मिलती है वो दो फैक्टर्स की वजह से मिलती है, एक एक्सटर्नल फैक्टर प्लस एक इंटरनल फैक्टर। तो एक्सटर्नल फैक्टर होता है H, इंटरनल फैक्टर होता है I। इंटरनल फैक्टर क्या होता है? मैग्नेटाइजेशन। और एक्सटर्नल फैक्टर होता है मैग्नेटिक इंटेंसिटी, यानी मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी। जितनी ज्यादा बाहर से मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करोगे उतना ज्यादा मैग्नेटाइजेशन होगा और उतना पावरफुल मैग्नेट बनेगा। सिंपल भाषा में बात समझ में आ गई इतनी? चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं फिर इसी बात पे हम लोग। अगर यहां से H निकालना हो तो निकाल लोगे? क्यों? H निकालना हो निकाल लोगे? बताओ यहां H क्या आएगा? तो म्यू नॉट मल्टीप्लाई में, डिवाइड में आ जाएगा, तो बी नेट अपॉन म्यू नॉट हो जाएगा। I प्लस में इधर आएगा तो माइनस का I हो जाएगा, इज इक्वल टू H। ये आएगा H इज इक्वल टू फॉर्मूला बी अपॉन म्यू नॉट माइनस I। ये फॉर्मूला दरअसल आपको मिलेगा एनसीईआरटी में, यही सेम फॉर्मूला मिलेगा ये वाला, क्योंकि वहां पे मैग्नेटिक इंटेंसिटी निकालने को बोला ना, तो H हमको मिलेगा। क्या मिलेगा? H। बात समझ में आ गई है? तो आप चाहे देख सकते हो इसमें दिया गया होगा वो फॉर्मूला, मैग्नेटिज्म एंड मैटर में। मिला? नहीं मिला? नहीं लिखा है इसमें। हाँ, तुम ढूंढ रहे थे ना कल। चलो ये हो गया, आगे बढ़े। चलो बढ़े आगे, बढ़ तो गए। चलो फॉर्मूला क्या निकला जल्दी से बताओ? बी नेट इज इक्वल टू म्यू नॉट इन ब्रैकेट H प्लस I या I प्लस H। ठीक है, यही था। इसका मतलब क्या है? इस फॉर्मूले से आपने क्या समझा? इस फॉर्मूले से हमने ये समझा कि अगर बाहर मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी जितनी ज्यादा होगी मैटर के, उतना ज्यादा इनके अंदर डाइपोल का क्या होगा? अलाइनमेंट। और जितना ज्यादा डाइपोल का अलाइनमेंट होगा उतना ज्यादा क्या होगा? मैग्नेटाइजेशन। और जितना ज्यादा मैग्नेटाइजेशन उतनी बढ़िया मैग्नेटिक फील्ड, है ना? तो यहां पे हमको क्या समझ में आ रहा है इस फॉर्मूले से? मोर इज, ध्यान से सुनना, मोर इज एक्सटर्नल फैक्टर यानी H। मोर इज एक्सटर्नल फैक्टर मतलब H जितना ज्यादा होगा। मोर इज मैग्नेटाइजेशन मतलब मैग्नेटाइजेशन किस पे डिपेंड कर रहा है? I किस पे डिपेंड कर रहा है? H पे। जितना ज्यादा H उतना ज्यादा I और उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड, है ना? सही बात है। तो क्या हम कह सकते हैं I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल H के है?
या नहीं कह सकते? कह सकते हैं ना, जितना ज्यादा आई होगा, जितना ज्यादा एच होगा उतना ज्यादा आई होगा, आई एच कम होगा आई कम होगा, है ना? बाहर की मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कम होगी, अंदर मैग्नेटाइजेशन कम होगा, डायपोल का अलाइनमेंट कम होगा, है ना? तो आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच नहीं हो सकता। और प्रोपोर्शनल साइन जब हटाओगे यहां से तो कांस्टेंट में लगेगा जीटा, क्या लगेगा? और इसको पता है क्या बोलते हैं? ससेप्टिबिलिटी। क्या बोलते हैं? ससेप्टिबिलिटी। ससेप्टिबिलिटी। ससेप्टिबिलिटी पता है क्या होता है? मैटर की एक प्रॉपर्टी होती, ध्यान सुन लो बेटा, ससेप्टिबिलिटी होता क्या है? मैटर की प्रॉपर्टी होती है कि मैटर कितना मैग्नेटाइज्ड हो पाएगा इजिली या कितना नहीं हो पाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे एक टीचर है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड एच, मान लो हम एच हैं और आप आई हो, मैग्नेटाइजेशन हो आप में होना है, तो मैं क्या कर रहा हूं? मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी दिए पड़ा हूं, आपको मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी दिए पड़ा हूं, लेकिन कुछ के पास ज्यादा नॉलेज जाएगा, कुछ के पास कम जाएगा, कुछ के पास ज्यादा जाएगा, कुछ के पास कम जाएगा। मतलब कोई ज्यादा मैग्नेटाइज होगा, कोई कम मैग्नेटाइज होगा। तो ये किस पे डिपेंड कर रहा है? तुम्हारे ब्रेन पर, कि तुम्हारा कैप्चरिंग पावर कितना अच्छा है। तो इसी को क्या बोलोगे? इसी प्रॉपर्टी को ससेप्टिबिलिटी। अब हम यहां पे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में कोई एक मटेरियल रख दें, अब वो आसानी से मैग्नेटाइज नहीं हो रहा है तो उसकी ससेप्टिबिलिटी कम है। वो हल्का सा मैग्नेटाइज हुआ, बाहर हम मैग्नेटिक फील्ड उसको दे रहे हैं, अब वो मैग्नेटाइज ही नहीं हो रहा, वो हल्का सा मैग्नेटाइज हुआ, हल्का सा मैग्नेटिक पावर आई, तो मतलब उसकी ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू क्या है? उसकी ससेप्टिबिलिटी कम है, वो इजिली मैग्नेटाइज नहीं हो रहा। और आयरन, लोहा, लोहे को रख दो तुरंत मैग्नेटाइज हो गया, तो उसकी ससेप्टिबिलिटी ज्यादा है, वो आसानी से मैग्नेटाइज हो जा रहा है, उसकी ससेप्टिबिलिटी की प्रॉपर्टी ज्यादा है, वो आसानी से मैग्नेटाइज हो जा रहा है। तो ससेप्टिबिलिटी का मतलब समझ में आया क्या होता है? कि कौन सा मटेरियल कितना इजिली या कितना डिफिकल्ट होके मैग्नेटाइज्ड हो पा रहा है, वो उसकी ससेप्टिबिलिटी, उसकी प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है। कुछ समझ में आया ससेप्टिबिलिटी क्या है? ससेप्टिबिलिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल ड्यू टू विच वी डिटरमाइन विच मटेरियल इज इजिली मैग्नेटाइज्ड। नहीं समझ में आया? कौन सा मटेरियल कितना आसानी से मैग्नेटाइज होगा वो किस पे डिपेंड कर रहा है? उसकी प्रॉपर्टी यानी इसकी ससेप्टिबिलिटी पर। तो I इज इक्वल टू जीटा एच, और ससेप्टिबिलिटी क्या है? एक कांस्टेंट है। क्या है ये? ये कांस्टेंट विच डिपेंड्स अपॉन मटेरियल एंड टेम्परेचर। ये क्या है? कांस्टेंट है जो कि किस पे डिपेंड करता है? डिपेंड्स अपॉन मटेरियल एंड टेम्परेचर। टेम्परेचर पे भी तो डिपेंड करता है कि मैग्नेटाइजेशन ज्यादा होगा या कम होगा। तो मटेरियल और टेम्परेचर दोनों पे ससेप्टिबिलिटी डिपेंड करती है। समझ में आई बात या नहीं आई? क्या इतनी बात क्लियर हो गई है? बहुत बढ़िया। तो ये है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। ये इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है कि कौन सा मटेरियल कितना इजिली या कितना डिफिकल्टी से अफेक्ट होगा मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी से, यानी एच से, जो बाहर मैग्नेटिक फील्ड दी जा रही है उससे कितनी आसानी से, कितनी डिफिकल्टी से अफेक्ट होके मैग्नेटाइज होगा, वो उसकी ससेप्टिबिलिटी पे डिपेंड करेगा। इस पे ससेप्टिबिलिटी, 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 ये नाम बहुत कम बच्चे ले पाते हैं, नहीं तो टंग ट्विस्टर। ससेप्टिबिलिटी, कुछ बच्चे बोल देते थे पिछली बार सस्पेक्टिबिलिटी। चलो अच्छा, इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? अब सभी बच्चे जरा ये बताओ, सभी बच्चे ये बताओ, बी नेट का फॉर्मूला क्या निकला था? म्यू नॉट एच प्लस आई, यही आया था या नहीं आया था? बोलो, यही आया था या नहीं आया था? ये बताओ सभी बच्चे, म्यू नॉट एच, आई की जगह क्या हम लोग जीटा एच नहीं रख सकते हैं? क्यों?
आई किसके बराबर है? जीटा एच। तो यहां आई की जगह क्या रख सकते हो? जीटा एच। तो क्या हो गया? म्यू नॉट 1 प्लस जीटा। एच को क्या ले लो? कॉमन। एच को क्या ले लो? कॉमन। एच को क्या ले लो? अब जरा ध्यान से सुनना एक बात बेटा, इधर ध्यान से सुनना। ओ भैया ध्यान सुनना, यहां है वैक्यूम। क्या है? मतलब यहां कोई मटेरियल नहीं है, यहां कोई भी मटेरियल नहीं है, और यहां पे हम प्रोवाइड कर रहे हैं एच, यानी मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक इंटेंसिटी हम प्रोवाइड कर रहे हैं। कोई मटेरियल नहीं है, वैक्यूम है, उसके बाद भी हम क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो क्या बताओ, मैग्नेटाइजेशन हो रहा है यहां पे? जब मटेरियल ही नहीं तो मैग्नेटाइजेशन क्या होगा? मटेरियल ही नहीं है, वैक्यूम है, तो मैग्नेटाइजेशन होगा नहीं। तो मतलब मैग्नेटाइजेशन की वैल्यू क्या हो गई? जीरो। सही बात है। तो मतलब हम कह सकते हैं जब वैक्यूम था, यानी बी नॉट, नो मीडियम। बी नॉट का मतलब नो मीडियम। यहां कोई मीडियम है नहीं, नो मीडियम। तो जब मीडियम नहीं होगा तब मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी? म्यू नॉट एच। आई तो जीरो हो गया ना, आई क्या हो गया? आई यहां आई की वैल्यू रखोगे तो म्यू नॉट एच ही तो बचेगा। तो जब कोई मीडियम नहीं था तब मैग्नेटिक फील्ड कितनी है? म्यू नॉट एच। सोचो जब मीडियम होगा तब कितनी होगी? म्यू एम एच। सही बात है नहीं? नहीं, जब मीडियम होगा तो क्या होगा? म्यू एम एच। और म्यू एम की जरा अब इन दोनों को कंपेयर करो। म्यू एम जब मीडियम होगा तो उसकी वैल्यू क्या आएगी? म्यू नॉट 1 प्लस जीटा। आई कि नहीं आई? जब मीडियम नहीं था, जब मीडियम नहीं था तो आई की वैल्यू जीरो हो गई, तब मैग्नेटिक फील्ड कितनी निकली? म्यू नॉट एच। और जब मीडियम होगा तब कितनी निकलेगी? म्यू एम एच। मीडियम होगा म्यू एम एच, तो म्यू एम का मतलब क्या हो गया? म्यू नॉट इज इक्वल टू 1 प्लस जीटा। तो ये आ गई परमेबिलिटी मीडियम की, म्यू नॉट 1 प्लस जीटा। क्या आ गई? 1 प्लस जीटा। बोलो समझ में आ गया या नहीं आया? बोलो, इतनी बात क्लियर हो गई है? अगर हो गई तो इसको नोट कर लीजिए। चलिए इधर सुनो कि नेट मैग्नेटिक फील्ड, मैं एक बार फिर से रिकैप कर रहा हूं, जल्दी सुन लीजिएगा। नेट मैग्नेटिक फील्ड दो फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, एक तो मैग्नेटाइजेशन, एक मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी पर। और ये म्यू नॉट क्या है? परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। जितना ज्यादा एच फैक्टर होगा, ओ भैया, जितना ज्यादा एच फैक्टर होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा? मैग्नेटाइजेशन। यानी हम कह सकते हैं आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच है। प्रोपोर्शनल साइन हटाओगे कांस्टेंट लगेगा। ये कांस्टेंट जो है डिपेंड करता है मटेरियल और टेम्परेचर पर। ये मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है, ये बताती है कि कोई भी मटेरियल कितनी आसानी से मैग्नेटाइज हो जा रहा है या नहीं हो जा रहा। तो ससेप्टिबिलिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल विच डिपेंड्स अपॉन मटेरियल एंड टेम्परेचर। ठीक है? अच्छा, मैंने कहा बी नेट इज इक्वल टू म्यू नॉट एच प्लस आई होता है। आई इज इक्वल टू जीटा एच निकला, तो जीटा एच, आई की जगह जीटा एच रख दिया। ठीक है, मैंने कहा अगर मैं वैक्यूम जनरेट कर दूं और कोई भी मटेरियल ना हो और मैं मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी एच दे रहा हूं, तो क्या कोई मैग्नेटाइजेशन होगा? नहीं। आई की वैल्यू, कोई मटेरियल ही नहीं है ना यहां पे, तो मैग्नेटाइजेशन होगा नहीं, कोई डाइपोल भी नहीं है, मटेरियल नहीं तो डाइपोल नहीं, तो आई जीरो हो गया। तो अगर आई जीरो हो गया तो नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? म्यू नॉट इंटू एच। तो अगर मटेरियल रख दिया तो क्या होगी? म्यू एम इंटू एच। अब इसको हम कंपेयर करेंगे तो म्यू एम की वैल्यू क्या आएगी? म्यू नॉट प्लस 1 जीटा। और तुम यहां देख सकते हो म्यू एम क्यों रखा? क्योंकि मटेरियल रखा है तो इंटेंसिटी, मैग्नेटाइजेशन उसका होगा, उसका मैग्नेटाइजेशन होगा, और मैग्नेटाइजेशन होगा तो इस आई की वैल्यू जीटा एच रखेंगे, यहां से कॉमन ले लेंगे, तो म्यू एम की वैल्यू क्या आएगी कंपैरिजन में? म्यू एम इज इक्वल टू म्यू नॉट 1 प्लस जीटा इन ब्रैकेट। तो होपफुल इतनी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो एक बार इसको थोड़ा सा हम और अच्छे से समझाते हैं, लेकिन एक चीज पहले समझ लो, रिलेटिव परमेबिलिटी, ये वर्ड सुना है कभी आप लोगों ने?
परमेबिलिटी, रिलेटिव वर्ड सुना है? रिलेटिव का वर्ड क्या मतलब क्या होता है? म्यू आर इज इक्वल टू म्यू एम अपॉन म्यू नॉट, ये फॉर्मूला होता है। रिलेटिव परमिटिविटी ये बताता है कि जब हवा थी तब मैग्नेटिक फील्ड कितनी थी, और जब हमने उसमें मीडियम रख दिया तो मैग्नेटिक फील्ड कितने टाइम्स बढ़ गई। नहीं समझे? अच्छा, अभी मैग्नेटिक फील्ड जा रही है, कोई मटेरियल नहीं रखा तो थोड़ी बहुत मैग्नेटिक फील्ड होगी। हमने उसमें एक मटेरियल रख दिया तो क्या मैग्नेटाइजेशन होगा? मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी? बिल्कुल बढ़ेगी। तो ये हमें रिलेटिव परमिटिविटी ये बताता है कि एयर के कंपैरिजन में जब मीडियम रखोगे तो कितनी मैग्नेटिक फील्ड बढ़ गई या कितनी मैग्नेटिक फील्ड घट गई। तो घटने का नाम तो नहीं होता, बढ़ना ही होता है। तो रिलेटिव परमिटिविटी ये बताता है रिलेट करके। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा आयरन की रिलेटिव परमिटिविटी 81 है। क्या है? 81। रिलेटिव परमिटिविटी आयरन की कितनी है? 81। तो इसका मतलब क्या है? म्यू एम इज इक्वल टू 81 इंटू म्यू नॉट। मतलब एयर की प्रेजेंस में हवा के कंपैरिजन में जब आयरन की परमिबिलिटी निकाली गई तो वो कितने टाइम्स ज्यादा है? 81 टाइम्स ज्यादा है। ये है रिलेटिव टर्म, ये बताता है कितने टाइम्स ज्यादा है। रिलेटिव परमिबिलिटी क्या बताता है कि कितने टाइम्स मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा बन रही है या कम बन रही है, तो टाइम्स बताता है। तो इस चीज को अभी मैं और अच्छे से समझाऊंगा। पहले थोड़ा सा और अच्छे से समझ लो कि पिछले वाला टॉपिक में क्या बताया जा रहा था। जैसे मान लो ये हम H प्रोवाइड कर रहे हैं। क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? H तो पता ही है आपको क्या है? क्या है? मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी है। क्या है बेटा ये? क्या है ये? मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी है H। ठीक है, और ये कहां पे है? इन वैक्यूम। अब सभी बच्चे जरा हमें ये बताएं, वैक्यूम में अगर मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी दे रहे हैं, कोई मटेरियल नहीं रखा, तो मैग्नेटाइजेशन क्या होगा? मैग्नेटाइजेशन क्या होगा? 0। तो बी नेट का फॉर्मूला क्या पढ़ा था? सब जल्दी से बताओ। म्यू नॉट H प्लस आई। सही है? अच्छा, इसको म्यू नॉट H प्लस म्यू नॉट आई, यही तो लिखोगे ना। मैग्नेटाइजेशन क्या है? 0। तो ये पूरा टर्म क्या हो गया? तो बी नेट इज इक्वल टू क्या आ गया? बी नेट नहीं, बी नॉट इज इक्वल टू म्यू नॉट H आया कि नहीं आया? अगर वैक्यूम होगा, क्या होगा? उसमें कोई मटेरियल तो रखा नहीं है, तो मैग्नेटाइजेशन होगा? कोई नहीं होगा। भाई मटेरियल रखोगे तब मैग्नेटाइजेशन होगा ना, और यहां कोई मटेरियल रखा है क्या मैंने? नहीं, वैक्यूम है, तो मैग्नेटाइजेशन 0। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगी वैक्यूम में? क्या आएगी? बी नॉट इज इक्वल टू म्यू नॉट H। क्या आएगी? अच्छा, अब सुनो नेक्स्ट आगे। अगर इसी मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी में हम कुछ मटेरियल पुट कर दें, क्या कर दें? इन सम मटेरियल। अब हमने क्या रख दिया? मटेरियल रख दिया। ये देखो, ये हमने मटेरियल रख दिया। पिछली बार कोई मटेरियल नहीं रखा था, अब की बार हमने क्या रख दिया? मटेरियल। तो अब की बार क्या मैग्नेटाइजेशन होगा? हाँ होगा। अब की बार मैग्नेटाइजेशन 0 नहीं होगा। तो अब की बार मैग्नेटाइजेशन होगा ना। चलो अच्छा, जरा बताओ कितना होगा? तो बी नेट इज इक्वल टू म्यू नॉट H प्लस आई। बोलो सही है? आई बराबर क्या था? जीटा प्लस H था या नहीं था? था या नहीं था? बिल्कुल था। तो म्यू नॉट जी 1 प्लस जीटा, ब्रैकेट बाहर ले लो H। ठीक है, अब बताओ तुम जरा सभी बच्चे, जब कोई भी मटेरियल नहीं रखा था, जब कोई भी मटेरियल नहीं रखा था, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट टाइम्स ऑफ H थी। जब मटेरियल रख दिया तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? मैग्नेटिक परमिबिलिटी इन प्रेजेंस ऑफ मटेरियल, रिलेटिव परमिबिलिटी इन मीडियम, परमिबिलिटी इन मीडियम। तो परमिबिलिटी इन मीडियम टाइम्स ऑफ H, यही तो होगी। अब जरा इसको कंपेयर करो,
तो म्यू एम बराबर क्या आ रहा है, म्यू नॉट 1 प्लस जीटा, यही तो आ रहा है। यही चीज तो मैंने अभी आपको समझाई है। क्या अब समझ में आया या अभी भी नहीं आया? समझ में आया? अगर कोई भी मैटर नहीं रखा था, कोई भी मैटर नहीं रखा था, तो बी नॉट क्या था, म्यू नॉट टाइम्स ऑफ एच था। अगर कोई मटेरियल रख दिया है तो म्यू एम टाइम्स ऑफ एच होगा, नेट मैग्नेटिक फील्ड। और म्यू एम की वैल्यू जरा कंपेयर कर लो इससे, क्या आएगी, म्यू नॉट 1 प्लस जीटा। क्या आएगी बेटा, म्यू नॉट 1 प्लस जीटा। और यहां से अगर तुम म्यू एम की वैल्यू निकालो, किसकी, म्यू एम की, तो म्यू नॉट म्यू आर, यही तो होगी ना। देखो म्यू एम होगी कि नहीं होगी? तो ये बात कितने बच्चों को समझ में आ गई? ये भी आ गई है, बहुत बढ़िया, नोट कर लो इसको भी। अच्छा सुनो आगे एक चीज और। अब ये बताओ, रिलेटिव परमेबिलिटी का फॉर्मूला क्या पढ़ा था, म्यू आर इज इक्वल टू म्यू एम अपॉन म्यू नॉट, यही पढ़ा था या नहीं पढ़ा था? पढ़ा था नहीं? अच्छा ये बताओ म्यू एम की वैल्यू क्या आएगी? अच्छा तुमने एक जगह पढ़ा था बी एम इज इक्वल टू म्यू एम इंटू एच, एक पढ़ा था बी नॉट इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू एच। जब मीडियम रखा होता था तब ये मैग्नेटिक फील्ड होती थी, जब मीडियम नहीं होता था वैक्यूम में ये मैग्नेटिक फील्ड होती थी। यहां म्यू एम की वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगी, बी एम अपॉन एच, और यहां वैल्यू निकालोगे म्यू नॉट की तो क्या आएगी, बी नॉट अपॉन एच। एच से एच क्या हो गया, कैंसिल, क्या आ गया, बी एम अपॉन बी नॉट। ये रहा फॉर्मूला, ये रहा। समझ में आई बात? तो यहां पे क्या समझ में आ रहा है, ध्यान से सुनना, इधर ध्यान से। ये वाला फॉर्मूला क्या बता रहा है, ये है मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी। यहां पे मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी है जो भी है, तो इसमें नेट मैग्नेटिक फील्ड मिल रही 10। क्या मिल रही, 10। अब हमने मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी दे रखी है और इसमें रख दिया एक मटेरियल। पहले वाले में देखो मटेरियल नहीं है, अब के वाले में क्या रख दिया, मटेरियल। अब यहां की मैग्नेटिक फील्ड मिल रही है मटेरियल की 30 टेस्ला। क्या मिल रही है, 30। तो यहां हम क्या रखेंगे, 30/10, जीरो से जीरो कैंसिल, मतलब रिलेटिव परमेबिलिटी क्या आई, 3। तो मतलब मैग्नेटिक फील्ड पहले जब मटेरियल नहीं था तब 10 थी, और जब मटेरियल रख दिया तो 30 हो गई। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड कितने टाइम्स बढ़ गई, when we inserting a material magnetic field increase by 3 times. Magnetic field intensity, magnetic field increases 3 times. Relative magnetic field increase हुई कि नहीं, कितने टाइम्स, 3 टाइम्स बढ़ गई। समझ में आई बात या नहीं? तो म्यू आर क्या है, तो म्यू आर क्या है, इससे क्या समझ में आया, म्यू आर क्या है? तो नोट कर लीजिए, फैक्टर बाई विच, फैक्टर बाई विच, factor by which magnetic field increases, magnetic field increases, magnetic field increases on inserting a material. हम जैसे ही मटेरियल इंसर्ट करते हैं, हम जैसे ही मटेरियल इंसर्ट करते हैं वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो जितने टाइम्स बढ़ती है वही कहलाता है म्यू आर, रिलेटिव परमेबिलिटी। अब समझ में आया? तो रिलेटिव परमेबिलिटी क्या है, एक ऐसा फैक्टर है जो कि ये बताता है कि मटेरियल रखने के बाद कितनी मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी, मटेरियल रखने के बाद कितनी मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है, वो कौन बताता है, रिलेटिव परमेबिलिटी, यानी म्यू आर बताता है। कौन बताता है, कौन बताता है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीजेस ऑन इंसर्टिंग अ मटेरियल, मतलब कितना मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है जब हम लोग मटेरियल डाल रहे हैं। अच्छा याद करो, हम लोग कैपेसिटर में क्या पढ़े थे, कैपेसिटर में जब डाइलेक्ट्रिक डालते थे तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती है घटती थी, घटती थी, क्या होती थी, घटती थी। और यहां पे मटेरियल डालने पर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है। समझ में आई बात, क्लियर हुआ या नहीं हुआ, अभी समझ में आ गया, इतना नोट कर लीजिए ये भी। अब चलो, अब हम आपको इसका फॉर्मूला बता देते हैं जल्दी से।
जल्दी से बताओ, म्यू आर इज इक्वल टू क्या था? म्यू एम अपॉन म्यू नॉट, सही बात है। और म्यू एम की वैल्यू क्या निकली थी? म्यू नॉट 1 प्लस जीटा, याद आया? म्यू एम की वैल्यू अपॉन म्यू नॉट से म्यू नॉट कैंसिल, म्यू आर की वैल्यू क्या आ गई बोलो? म्यू आर की वैल्यू आ गई 1 प्लस जीटा, 1 प्लस जीटा। तो देखो एक फॉर्मूला और डिराइव हो गया म्यू आर का, बोलो समझ में आई? यहीं पे, हाँ बोलो समझ में आ गया? म्यू आर की वैल्यू क्या निकल आई? 1 प्लस जीटा। बोलो समझ में आ गया इतना या नहीं? नोट कर लीजिए इसको भी।